हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आपका वेलकम है हमारे चैनल आरटी अकेडमी पे। और आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 11th आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर हमारा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंटिन्यूसली वीडियोस को, लेक्चर्स को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, है ना भाई? तो ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन तो हम भी करते हैं, रेस्पिरेशन प्लांट्स करते हैं, सभी करते हैं। अभी आपने लास्ट जो चैप्टर हमसे पढ़ा वो चैप्टर फोटोसिंथेसिस था, यानी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाया। फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसने ग्लूकोज को बनाया और इस ग्लूकोज से अब रिएक्शन करेगी जब ऑक्सीजन, तो बनेगी एनर्जी, बनी हमारी एनर्जी। और एनर्जी जो बनती है वो बनती है हमारे एटीपी के फॉर्म में। तो जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बन रही है। क्लियर? तो ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। चलिए अब देखते हैं जरा इसी टॉपिक को आगे बढ़ा करके, प्लांट आखिर खाना तो बनाया, प्लांट ने उस खाने से एनर्जी भी बनाई। आखिर और कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा? तो चलिए आगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट में ऑक्सीजन दिख रहा है, बढ़िया हरियाली आपको दिखाई पड़ रही है। सबसे पहली बात आएगी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड को जब ब्रेक कर रहे हैं, विद इन द सेल रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी, सिंथेसिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर, जैसे कि आप ये समझें कि हमारी एक सेल है, अभी सेल तक ऑक्सीजन पहुंची और इस ऑक्सीजन के पहुंचने पे यहाँ पर ग्लूकोज खाना को पहुंचे हुए है और यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच करके रिएक्शन करना स्टार्ट करती है। तो कह रहा है कि जो ग्लूकोज में कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, कार्बन के एटम के बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं और जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये एटीपी निकल रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कैच करके हमारा एटीपी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और बनाता क्या है? एटीपी। बनाया क्या? एटीपी। तो वही कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल ऑक्सीडेशन मतलब उसके बॉन्ड को ब्रेक करना। कह रहा ब्रेक करना उसके बॉन्ड को, यानी कॉम्प्लेक्स फूड के बॉन्ड को विद द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल के अंदर हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन है। दिखा भी रहे कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, CO2 बन रहा है, वाटर बना, साथ ही साथ एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। This energy is used for absorption, transportation, movement, reproduction और breathing। कह रहा यही एनर्जी यूज की जाएगी आपके ट्रांसपोर्टेशन में, एब्जॉर्प्शन में, रिप्रोडक्शन में एंड ब्रीथिंग में। ये एनर्जी आपकी यूज करी जाए। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट चले चल रहा हूँ एकदम धीरे धीरे। आप पहले जानो रेस्पिरेशन से हुआ क्या, क्या यूज कर रहा है रेस्पिरेशन को। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बात करें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज respired is photosynthesis। कह रहा है अल्टीमेट जो सोर्स है जहां से रेस्पिरेशन हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो अल्टीमेट सोर्स आपका क्या है? वो है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ओके। कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन are called respiratory substance। अब कह रहा है कि कंपाउंड, जिस कंपाउंड से ऑक्सीडेशन होगा, जिस कंपाउंड से एनर्जी बनाई जाएगी, उस कंपाउंड को हम सबस्ट्रेट कहेंगे। और किसका सबस्ट्रेट कहेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा ये जो ग्लूकोज है ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट हो जाएगा।
ये हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन है, देन प्रोटीन से भी बनाई जाती है एनर्जी, फैट से भी बनाई जाती है, ऑर्गेनिक एसिड से हमसे भी एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन मेन जो हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। The energy release is not used directly but is used to synthesize ATP. जो एनर्जी निकलेगी वो ऐसे नहीं यूज की जाएगी कि हाँ टूटा बॉन्ड टूटा एनर्जी निकली हो गया रिएक्शन, नहीं, ये एनर्जी ऐसे नहीं बनाई जाएगी, इस एनर्जी से एटीपी बनाया जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। When energy is needed, ATP is broken down. और जब एनर्जी जरूरत पड़ेगी भाई हमारी कैसे एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए प्लस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट आ गया प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, कितने हो गए 2 फॉस्फेट, तो यहाँ 3 फॉस्फेट हो गया, तो बने क्या ATP। तो ये जो रिएक्शन का सिंबल है मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अच्छा भाई ये रिवर्सिबल हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ एनर्जी लिबरेट हुई वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, वहां से एडीपी से रिएक्शन किया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लिया, क्या बन गया एटीपी। अब जब जरूरत पड़ेगी किसी सेल को तो एटीपी फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, एटीपी फिर से एडीपी में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चला जाएगा। इस तरीके से कह रहा है कि ये क्या है, एक तरीके की एनर्जी करेंसी है, जब चाहोगे तब एटीपी बनेगी, अदरवाइज एटीपी टूट जाएगी एटीपी में। तो एटीपी एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी, ये हमारी एनर्जी करेंसी है। मास्टर साहब पढ़ा रहे देखिए अच्छे से, क्या पढ़ा रहे हैं, फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट CO2। बचपने का खेल है, तो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। टू टाइप के रेस्पिरेशन पाया जाएगा, एक एरोबिक एंड सेकेंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, पहली बात। यानी कि जैसे कि हम लोगों को सांस जो कहते ले रहे हैं, हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग एरोबिक हैं, और जो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड का वो एनारोबिक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, आपने पढ़ा हुआ है किंगडम मोनेरा में, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो कह रहा है कि प्लांट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। अब आपके समझ में आया होगा कि एरोबिक है तो ऑक्सीजन हमें चाहिए ना चाहिए उसका मतलब ही नहीं है, एरोबिक का मतलब ही होता है ऑक्सीजन के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन। तो कह रहा है कि प्लांट्स अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, हाँ भैया एरोबिक है तो चाहिए, और CO2 रिलीज करेंगे, करते हैं। इन प्लांट्स, बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि बचपन में पढ़ा जाता है कि प्लांट CO2 निकालते हैं, हम CO2 लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। सुना है ना, ये कहेंगे कि भाई प्लांट CO2 लेता है, तो प्लांट CO2 लेता है केवल फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, जैसे आप करते हैं रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन जो होती है वैसे हमारी बॉडी में, वैसे उनकी बॉडी में भी होती है। आपके लिए अगर ऑक्सीजन की डिमांड होती है तो उनकी बॉडी के लिए भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है। क्लियर? तो ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए हमें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए, बस वो CO2 भी लेते हैं, क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए। हम लोग समझते हैं क्या कि प्लांट CO2 लेता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा हम लगे तो पूरी दुनिया से पॉल्यूशन ही साफ हो जाए ना। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। इन प्लांट्स गैस एक्सचेंज अकर्स वाया स्टोमेटा और लेंटिकल्स। अब इस समझने की बात है कि प्लांट आखिर हमारी तरह ब्रीदिंग करता कैसे है, कैसे वो ऑक्सीजन लेगा या कैसे CO2 निकालेगा। तो उसके लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो स्टोमेटा। अगर आप देखें तो
तो ये व्यू दिखाया गया आपको लीफ के सरफेस पे ऐसे टाइनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो आप टाइनी स्ट्रक्चर देख रहे हैं किडनी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो प्लांट के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, अपर में पाए जाएंगे, अपर पे कम होते हैं, लोअर पे आता। तो लोअर सरफेस पे क्या कर रहा है, ये लोअर सरफेस से स्टोमेटा जैसे ही ओपन होगा गैसियस एक्सचेंजमेंट चालू हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंजमेंट चालू हो जाएगा। तो एक तो स्टोमेटा ये वाकिफ है इन चीजों से कि स्टोमेटा है। दूसरी चीज होती है लेंटिकल्स। आप देखिए कि ओरिजिनल पिंग है, जो कि वुडी प्लांट्स होते हैं, उन वुडी प्लांट्स में ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं, ये टाइनी पोर्स, और इन टाइनी पोर्स को हम बोलेंगे लेंटिकल। तो दो जगह से ये गैस एक्सचेंजमेंट करते हैं, और वो है पहला हमारा लीव्स में मौजूद स्टोमेटा एंड स्टम में मौजूद लेंटिकल्स। ठीक है, तो लेंटिकल्स क्या है, टाइनी पोर है जो कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे स्टेम के। कह रहे व्हाई प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्वेश्चन है आपके लिए, प्लांट जैसे हमारे पास नीड है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर को पहुंचाना है, कह रहा है कि प्लांट को क्यों नीड नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, इसका आंसर सुनिए। ईच प्लांट part takes care of its own gas exchange needs, so gas transport is very needed। कह रहा है कि प्लांट में जैसे हमारी बॉडी में जब एयर आई, ये आपके लंग्स है, मान लीजिए, आपके लंग्स। आप क्या करते हैं, आप जो भी बॉडी में आपके एयर आती है वो एयर आपके लंग्स में चली जाती है। ठीक, तो जैसे ही आपके लंग्स में एयर जाती है, आप इस एयर को डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी में फेंक देते हैं, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास ऐसा थोड़ी ना कि पैर अलग जगह से रेस्पिरेशन कर रहा है, हाथ अलग जगह से ले रहा है ऑक्सीजन, ब्रीदिंग कर रहा है, ब्रेन अलग से ले रहा है, खोपड़ी खुल जाए हमारी और यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत है क्योंकि हमारा हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है। अब प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स की बॉडी क्या है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट का 3 पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ। 3 पार्ट है, रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो हमारा रूट अलग रेस्पिरेशन कर रहा है, स्टेम अलग रेस्पिरेशन कर रहा है और लीफ अलग रेस्पिरेशन कर रहा है। इसीलिए इनको कोई पर्टिकुलर ऑर्गन की नीड नहीं है। अगर लीफ को रेस्पिरेशन करना है तो लीफ अपने स्टोमेटा ओपन कर देगी, लीफ अपने स्टोमेटा ओपन कर देगी। अगर स्टेम को करना है तो अभी आपने स्टेम को समझा, लेंटिकल कर देगी, और अगर रूट से करना है तो रूट हेयर कर देगी। तो भैया जब हर एक जगह अलग अलग रेस्पिरेशन हो रहा है तो काहे की जरूरत इनको, है ना, नोट करिए पॉइंट को, क्यों जरूरत पड़ेगी इनको। तो कोई नीड नहीं है इनको एक स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पढ़ने भी नहीं चाहिए। रूट हेयर से करेंगे रेस्पिरेशन, स्टेम कहते हैं स्टेम से कर लेंगे रेस्पिरेशन, लेंटिकल से कर लेंगे, लेंटिकल इज अ टाइनी पोर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द स्टेम। रूट कह रहा भैया, रूट हेयर से करेंगे रेस्पिरेशन, तो इतने तरीके से रेस्पिरेशन करेंगे, इतने तरीके से करेंगे भैया, तो काहे की इनको जरूरत। इसलिए
initial type of respiratory कोई नीड नहीं है, जबकि यहां पर नीड है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से आपको मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गई कि अगर आपसे पूछता भी है कि प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कैसे डिफर है, तो आप अच्छे बता लें कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक ही पार्ट से सारे जगह पर ऑक्सीजन को पहुंचाया जा रहा है रेस्पिरेशन के लिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्ट अलग रेस्पिरेशन करता है। फिर आप लिखोगे कि अदर एनिमल्स में लंग्स के थ्रू हर जगह ऑक्सीजन को सर्कुलेट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन ले रहा है, स्टेम लेंटिकल के थ्रू ले रहा है, लीफ स्टोमेटा के थ्रू ले रहा है। अभी समझ में आ गया आवाज की थ्योरी? तो ईच प्लांट टेक केयर इट्स ओन एक्सचेंज नीड्स, सो गैस ट्रांसपोर्टेड इज वेरी लिमिटेड, इसीलिए बड़ा गैस का ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड होता है। अगर सोचो कि रूट से अगर ले या लीफ ले अगर ऑक्सीजन, तो दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में उसे कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन वहां बहुत स्लो हो रहा है। तो वहां पर गैस ट्रांसपोर्टेड जो था लिमिटेड होता है, गैस का ट्रांसपोर्टेड। गैस एक्सचेंज इज वेरी लो एज कंपेयर टू एनिमल्स, लो हो जाएगा, बेचारों के पास कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है। हम लोगों के पास तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके पास तो बेचारों के पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है। और जब इनके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेट ही नहीं हो रहा, डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट है, छोड़ा छोड़ा करके हो रहा है। Leaves are adapted for maximum gas exchange during photosynthesis. During this, oxygen is released within the cell. फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ ने काफी सरफेस एरिया अपना बढ़ा दिया। इस सरफेस एरिया के कारण ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा CO2 ली जा रही है। तो ये मॉडिफिकेशन किया हमारे लीव्स ने। Most living cells have contact with air. कई सारे लिविंग सेल्स हैं जिनका कांटेक्ट है एयर के साथ, हमारा भी कांटेक्ट है एयर के साथ, आपका कांटेक्ट है। They are located close to plant surface. तो most living cells have contact with air. प्लांट की अधिकतर जो सेल्स होती हैं वो कांटेक्ट में रहती है एटमॉस्फेयर की। They are located close to plant surface. लेकिन ये जो सरफेस होगी सरफेस पे होंगी प्लांट, अरे सिंपल सी बात है। हम कहें कि लीफ के पास की सेल्स ज्यादा लिविंग है, ज्यादा रेस्पिरेशन है, तो करेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन आप ले रही हैं। और अगर डीप में जाएंगे तो डीप में थोड़े, अगर हम कहें कि ये स्टेम है, इस स्टेम के यहाँ पार्ट में ऑक्सीजन कम जाएगा इन कंपैरिजन टू सरफेस वाली सेल, तो भैया सरफेस पे जो होगा तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले ही रहा है, डायरेक्ट ले रहा है एटमॉस्फेयर से, जबकि ये बेचारे डिपेंडेंट है इन पे। तो कह रहा मोस्ट लिविंग सेल हैव कांटेक्ट विद एयर, कांटेक्ट होता है साथ, दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस, और प्लांट सरफेस का होता है। दूसरी बात, इन स्टेम लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स beneath the bark, they also have tentacles. स्टेम में बार्क के नीचे की जो सेल्स है वो थिन होती है, जिसका डिफ्यूजन आसान हो सके, इसलिए वो थिन होती है। और उसमें एग्जांपल आपका है इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट, इन लीव्स, स्टेम एंड रूट parenchyma cells are loosely packed that provides interconnected air spaces. कह रहे parenchyma cells हैं loosely packed। अब parenchyma, फिर आपके दिमाग में चल parenchyma क्या होता है? अरे याद करिए, आपको मैंने प्लांट टिश्यू में पढ़ाया था, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma था। parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, वही parenchyma loosely packed होती है जिससे एयर स्पेस हो। लूजली पैक्ड का मतलब दूर दूर है। अरे यार इंटरसेलुलर स्पेस होगा, अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन भरेगी। यहाँ एक तरीके का ये भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ये स्टोर करते हैं अपने पास। कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज हीट, एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कंप्लीट जो कंबस्टन हो रहा है ग्लूकोज का,
हीट्स एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज वन। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो जाता है, हीट रिलीज होती है। आप दौड़ रहे हैं, एनर्जी बन रही बॉडी में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में हीट्स निकल जाती है, हीट के फॉर्म में। इसीलिए सर्दियों में भूख ज्यादा लगेगी आपको। आज की बात है, सुन लीजिए। क्योंकि विंटर में क्या होता है कि आपकी बॉडी आपको वार्म रखने के लिए एनर्जी बना रही होती है, क्योंकि हीट रहे, बाहर टेम्परेचर ठंडा है। अब जब अंदर से एनर्जी बनाई जा रही है तो हीट के फॉर्म में बर्बाद हो रही है। अब जब एनर्जी बनाई जाने लगातार, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी बना कहाँ है? अभी पहले पेज बताया आपको कि एनर्जी किससे बना रहे हैं आप? एनर्जी बना रहे हैं आप सबस्ट्रेट के कंबस्टन से। सबस्ट्रेट है क्या? वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब जब कार्बोहाइड्रेट, फैट लगातार तोड़ा जा रहा है तो भूख नहीं लगेगी? लगेगी। इसलिए ठंड में ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि ठंड से आपके शरीर को बचाना होता है। ठीक है, तो कंप्लीट कंबस्टर होता है ग्लूकोज रीडिंग में, और ज्यादातर एनर्जी जो होती है वो बाहर निकल आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये केमिकल रिएक्शन है C6H12O6 + 6O2, इट गिव्स 6 CO2, CO2 देगा, वाटर और एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी रिक्वायर्स टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एकदम बेसिक पॉइंट है, ABCD बच्चे पढ़ाया जा रहा है आपको कि एनर्जी है क्या, बच्चे समझ जाए एनर्जी कैसे प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, किस किस पार्ट से रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म, अब मैंने क्यों बायोमॉलिक्यूल पहले पढ़ाया कि बायोमॉलिक्यूल में भी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का डिस्क्रिप्शन था। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें ब्रेकडाउन किया जाएगा, और एनाबॉलिज्म कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के समय, नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। सारी की सारी हीट के फॉर्म में नहीं निकल जाएगी। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है कई स्मॉल, एक बार में नहीं ग्लूकोज गया ऑक्सीजन जुड़ी होती है, क्या बड़ाम से टूट गया, नहीं, एक बार में नहीं होता है। सेवरल स्मॉल स्टेप्स, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हुआ, फास्फोग्लिसराइड आए, दुनिया भर की चीजें बनती चली जाएंगी। तो कई स्टेप में होता है। इट enables some steps to couple released energy of ATP synthesis, जिसमें उसी बीच में क्या रिलीज कर दी जाएगी? इसी बीच में ATP सिंथेसाइज कर दी जाएगी। During respiration, oxygen is utilized and CO2, water and energy are released. ऑक्सीजन को, क्योंकि एरोबिक है तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 रिलीज करेगा, Certain organisms are adapted to anaerobic condition. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अडेप्ट करते हैं anaerobic respiration को condition. Some are facultative anaerobes, others are obligate. अब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, उसमें से कुछ फैकल्टेटिव होते हैं, मींस ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, और कुछ होते हैं जो ऑब्लिगेट होते हैं कि भाई उनको जो है ऑक्सीजन ही चाहिए या उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो मारे जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे हो गए ऑब्लिगेट। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। इस तरीके से अगर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करोगे तो एरोबिक रहेगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो एनाएरोबिक रहेगा। तो हमने आज जो टॉपिक उठाया वो टॉपिक आपका रेस्पिरेशन पे बेस्ड था, और रेस्पिरेशन की ABCD आपको हमने बताई। तो रेस्पिरेशन छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये आपको अभी इंट्रोड्यूस कराया रेस्पिरेशन से कि अगर एक प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो वो 3 जगह से रेस्पिरेशन करेगा, वो रूट भी लेगा, स्टेम से भी करेगा और लीफ से भी करेगा, तीनों से करेगा, रूट से, स्टेम से और लीफ से। रूट से करेगा तो रूट हेयर हेल्प करेंगे क्योंकि रूट हेयर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। स्टेम से कर रहा है तो लेंटिकल के थ्रू करेगा, लेंटिकल इज अ टाइनी स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द स्टेम।
एंड अगर लीफ से करता है तो भली बात हमने पढ़ा हुआ है, लीफ के लोअर सरफेस से पाए जाते हैं स्टोमेटा, और उस स्टोमेटा से क्या कर रहा है वो, उसको एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को। तो इस तरीके से ये जो हमारा आज का लेक्चर था, ये लेक्चर बेस्ड था हमारे रेस्पिरेशन। अब हम आपको रेस्पिरेशन की थोड़ी गहराइयों में लेकर चलेंगे। पहला लेक्चर आपके एकदम सिंपल रखा कि आप को एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी को यूटिलाइज कहाँ करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में, हमारा दिल धड़क रहा वहाँ एनर्जी लग रही है, सोच रहे हैं हमारी वहाँ एनर्जी लग रही है, प्लांट में कोई चीज एक जगह से दूसरे के डिफ्यूज हो रही है वहाँ एनर्जी लग रही है, वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर एनर्जी लग रही है, तो इन सब चीजों में ये एनर्जी वेस्ट की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी। आपने ये भी जाना कि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, बहुत सी एनर्जी हमारी बॉडी में हीट के फॉर्म में रिलीज कर दी जाती है, प्लांट में तो हीट नहीं करा लेकिन हमारी बॉडी में हीट के फॉर्म में रिलीज जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये लेक्चर आपके लिए बेसिक लेक्चर था रेस्पिरेशन पे। नेक्स्ट लेक्चर मैं थोड़ा डेप्थ पे चलूंगा, तो उस डेप्थ के लेक्चर को समझने के लिए अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपको हमारे चैनल आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप जानते हैं जैसा कि हमारे इस एकेडमी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इन सभी सब्जेक्टों पे बेस्ट फैकल्टी के थ्रू लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके गाइस, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।